हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ टीएफआर एग्ज़ाम की लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी। तो जैसे कि आपको पता है कि दिसंबर में आपका टीएफआर का एग्ज़ाम है और ये काफ़ी रेपुटेटेड एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, और या चाहे आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं। तो अब देखिए टीएफआर का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके कई रीज़न हैं। एक तो पहला ये कि टीएफआर इंडिया के सबसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट और सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मतलब आपको अच्छी रिसर्च करनी है और सारी फैसिलिटीज़ आपको कहीं अवेलेबल होंगी एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनमें से एक टीएफआर है। सेकंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान के चलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ेंगे, नेग्लिजिबल फ़ीस है, फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। थर्ड, यहाँ पे अगर आप इसका एग्ज़ाम निकाल देते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है और वही सेम अमाउंट आपको मिलता है जो एज ए जीआरएफ कैंडिडेट को मिलता है। तो यानी आप विदाउट नेट गेट के भी टीएफआर में एडमिशन ले सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं और सेम अमाउंट ऑफ फेलोशिप उठा सकते हैं। फोर्थ, टीएफआर में देखिए एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ से पीएचडी करते हैं तो मुझे लगता है आप फ्यूचर में काफ़ी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं, और या आप अच्छे साइंटिस्ट के तौर पे काम भी कर सकते हैं आगे। तो यानी ओवरऑल टीएफआर में जाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है आप इस एग्ज़ाम को निकाल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएंगी अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड है तो। अब देखिए इसका एग्ज़ाम आने ही वाला है और 1 मंथ बचे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो लास्ट मंथ आप याद करें या पढ़ें, और क्या चीज़ें थी जो मैंने की थी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, प्रॉब्लम आती है सिलेबस से ही कि अभी लास्ट मंथ तक भी आपको लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा सीखना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा टीएफआर के एग्ज़ाम के लिए आपने अगर जितना भी नेट का पढ़ा है या नेट का एग्ज़ाम आपने फ़िलहाल में दिया होगा उतना ही इनफ है और मोर देन इनफ है। या अगर आपने 75 और 80% सिलेबस कर लिया है फिज़िकल केमिस्ट्री का और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो भी इनफ ही है। क्योंकि देखिए टीएफआर का एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं है, टीएफआर का एग्ज़ाम है कि आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिक्स से आप एडवांस की तरफ गए हैं कि नहीं। मतलब बेसिक्स आपको आने चाहिए और आप एडवांस की तरफ थोड़ा मूव करने चाहिए। ये भी नहीं पूरा एडवांस आपको आ जाना चाहिए, पर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जाने चाहिए। लेट सपोज आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 11th में कैसे स्टार्ट हुई थी वहाँ से लेके जितना एक नेट में आता है उतने का आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उतने ही लेवल का आएगा या उतना हार्ड आएगा। सेकेंड, देखिए लास्ट मंथ में आपको ये भी कन्फ्यूज़न रहेगी कि अब आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, और टीएफआर के क्वेश्चन उनकी वेबसाइट में अवेलेबल हैं पर आंसर भी अवेलेबल है, पर कैसे आप उनको सॉल्व करें, कहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देखिए मैं इसके लिए आपको कहूँगा, मैंने तो देखिए कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं लगाए थे टीएफआर के, इनफैक्ट देखे भी नहीं थे। और जो मुझे लगता है अगर आपको कोई बुक मिल जाती है ऐसी जिसमें टीएफआर के आंसर हैं तब तो आप कीजिए। पर अगर आपको ऐसी कोई बुक आपके पास नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हों, क्योंकि मुझे लगता है आप उन क्वेश्चनों से आपको डिमोटिवेशन ज़्यादा आएगी या चीज़ें नहीं होंगी तो आप चीज़ें ख़राब कर लें देन चीज़ें ठीक करने से। तो आप कोशिश करिए आप नेट गेट के ही क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और उनको ही अच्छे से उनके ही प्रीवियस ईयर की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए उससे भी उतना हो जाता है जिससे टीएफआर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने निकाला है। और ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने, मेरे कई फ्रेंड्स ने निकाला है और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है उसके बाद कई स्टूडेंट्स ने भी निकाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बिल्कुल टीएफआर के सारे क्वेश्चन करके जाता है, उनके सारे सॉल्यूशन देख के जाता है, सीख के जाता है तभी होता है, ऐसा नहीं है। और 40 क्वेश्चन आएंगे, आप 20 से 25 क्वेश्चन भी आराम से करेंगे और उनमें से आपके 20, 18, 19 भी ठीक होंगे तो ये आपको आराम से क्वालिफाई कर देंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। थर्ड है, ये सेम बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि टीएफआर में मेन चीज़ है टाइम मैनेजमेंट और पेपर अटैम्प्ट करना, कि आप पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं और टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं। अब टाइम मैनेज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे और आपको टाइम नहीं मैनेज किया जाएगा। टाइम मैनेज का मतलब ये है कि 40 क्वेश्चन ही आपके पास होंगे ओनली, और आपको 3 घंटे में करने होंगे वो क्वेश्चन।
तो आपको साथ ये है कि आपको खुद चूज़ करना है किस क्वेश्चन में आप कितना टाइम देना चाहते हैं और किस क्वेश्चन को आप एक्चुअल सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है ध्यान में रखने की, क्योंकि आपको नेगेटिव बचानी है। मैंने बोला ना कि आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप वैसे भी सॉल्व कर पाएंगे, आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लें। 30 से ऊपर क्वेश्चन में नहीं जा पाते जनरली बच्चे। तो आपको खुद चूज़ करने की कौन से 25 या 30 के बीच क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, और उनमें से भी आप कम ही करें क्योंकि जितने राइट हो उतने बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। वो उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनके नेगेटिव नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं, चाहे उन्होंने कम किए हों क्वेश्चन। तो उनमें से आप जितने चुन सकते हैं उतने चुनिए और कम से कम नेगेटिव करवाएं, तो मुझे लगता है आप कर लेंगे चीज़ों को। तो उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी, अगर आप नेट गेट के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे आप कोशिश करें कि उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जिनको आपको ठीक लग रहे हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग आप बचाएँ। तो पेपर अटैम्प्ट करना आप वहाँ से सीख लें। पॉइंट है, डाउट रहता है जो बड़ा कि मैथ में क्या पढ़े, तो देखिए मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लेना, जनरल बेसिक्स क्या फॉर्मूले होते हैं, इतना ही मोर देन इनफ रहता है। बाकी क्वांटम और काइनेटिक्स में जितने भी ग्राफ होते हैं उनको देख लेना, उन्हीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू डालना जानते हैं और कैलकुलेटर वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड होता है स्क्रीन में, तो मुझे लगता है उन ग्राफ वाले की आंसर तो उन वैल्यू से ही आ जाता है। मतलब आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे खुद से 0 1 2 3, तो आपके ग्राफ वाले आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। तो ग्राफ वाले क्वेश्चनों से मत डरना, और मैथ में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लेना। इतना ही ज़्यादा पूछते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। थोड़े अगर ग्राफ आपको एक्स्ट्रा देखने तो 10 के देख लेना, ई एक्सपोनेंशियल के देख लेना, ई के एक्सपोनेंशियल के देख लेना। तो ये कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ के जाए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिज़िकल। तो देखिए ज़्यादातर केसेस में तो मुझे लगता है फ़िज़िकल पढ़ना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि फ़िज़िकल ही थोड़ी टफ होती है वहाँ पे। पर ऐसा हो रहा है कि पिछले 2-3 बार से पेपर चेंज होता जा रहा है, मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को आसान कर दे रहे हैं और किसी को हार्ड कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा आप तीनों ही लेके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी प्रायोरिटी ऑर्डर अभी भी आप सेट करना चाहते हैं तो आप फिज़िकल को फ्रंट पे रखें, फिज़िकल को ज़्यादा मतलब सीख के जाएँ और टाइम दें, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आप बराबर रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, देखिए TFR में अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ है। बस ज़रूरत ये है कि आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक से मतलब क्लास 11-12 में अगर उसका कोई चीज़ इन्वॉल्व थी तो आपको पता होना चाहिए कैसे स्टार्ट हुई, जैसे केमिकल बॉन्डिंग कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से विस्पर थ्योरी स्टार्ट हुई, तो ताकि उस बेसिक से आप एडवांस की तरफ जा सकें। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी अब इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि आप इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि आप कई बुक्स पढ़नी है आपको क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन इनफ है, आप उसमें बिलीव करें। और मेन वही है, पेपर अटैम्प्ट करना, और पेपर को इस तरीके से अटैम्प्ट करें कि आप उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को ढूंढ पाएँ जो आपके ज़्यादातर ठीक हों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।